नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें पुलिस अधिकारियों साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की गई और जिसमें कहा गया कि अपराध दर में निरंतर गिरावट राजस्थान में हुई है। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन के लिए मंजूरी प्रदान की है। अगले पेज पर पढ़ते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस, जो कि आज यानी कि 16 अप्रैल 2023 को है। अगली जानकारी, संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। तो मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मियों के हित में कुछ निर्णय लिए गए, तो उनके लिए या उनके धन्यवाद स्वरूप संविदा कर्मी उनसे मिले और धन्यवाद मुख्यमंत्री को कहा। अगली जानकारी, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 15 केंद्र स्थापित हुए हैं और यहां खान विभाग ने 1321 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। आगे बढ़ते हैं, संभाग स्तरीय मेला जो कि मेगा जॉब फेयर है, कहां आयोजित होने वाला है? अजमेर में। इससे पहले भी कई संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित हुए हैं। कहां कहां? तो संभाग स्तरीय तो सीधी सी बात है संभाग पर ही होंगे, तो जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में, यानी कि पहले 4 संभागों में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। अब 5वां संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित होने वाला है? अजमेर में। कब? 20 और 21 अप्रैल को। और यहाँ जानकारी दी गई है स्वास्थ्य का अधिकार, इलाज के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ये विधेयक पारित हो चुका है। राज्यपाल द्वारा भी इसको अनुमोदित कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि आरटीएच सहित कुल 3 और विधेयक थे, 3 और चौथा आरटीएच, यानी कि 4 विधेयकों को अभी अभी राज्यपाल द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो आरटीएच को आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी आज हम देखने वाले हैं? 3 मुख्य जानकारी हैं। सबसे पहली, संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर जो कि कहाँ आयोजित होने वाला है? ये होगा अजमेर में। ये अपनी तरह का यानी कि संभाग स्तर का 5वां मेगा जॉब फेयर है। इससे पहले 4 संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। अगला है राइट टू हेल्थ विधेयक आरटीएच 2023। इसके क्या प्रोविजन है वो देखेंगे। और फिर लास्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना बार बार चर्चा में क्यों आ जाती है? क्योंकि इस योजना का जो ध्येय है यानी कि उद्देश्य क्या है? फसल के लिए बीमा प्रदान करना। अब जैसे ही चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई मानव जनित कोई आपदा हो, जब भी ऐसा होता है तो ये वाली योजना अपने आप चर्चा में आ जाती है, क्योंकि जो किसान है उनको फसल का मुआवजा चाहिए। तो सरकार लगातार अपनी तरफ से भी ऐड देती है कि 72 घंटे में सूचना दें जो फसल खराब हुई है। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था एक बेमौसम बरसात हुई जिसके कारण किसानों की फसल खराब हुई, इसलिए वापस ये योजना चर्चा में है। शुरुआत सबसे पहले संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर जो कि कब आयोजित होने वाला है? इसकी डेट है 20 और 21 अप्रैल, यानी कि 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर है। खास बात है कि संभाग स्तरीय है और कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यह आयोजित होगा अजमेर में। अजमेर में भी कहाँ? अजमेर में चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम में इसका आयोजन होने वाला है। संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर श्रृंखला में यह 5वां मेगा जॉब फेयर है। यहाँ मैंने श्रृंखला ऐसे लिखा है, आप बताएं सही है या नहीं? बहुत सी जगह आपको श्रृंखला ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। आज आप बताएं कमेंट्स में कैसे हमें लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। कई बार जब हिंदी टाइपिंग करते हैं तो ये वाला फॉन्ट ही नहीं मिलता है। अगर आप टाइप करने बैठोगे तो आपको यही मिलेगा, तो बहुत ढूंढ ढांड के मुझे ये टाइप करवाना पड़ा। क्लियर है ये बात तो कि यही सही है, पर हम अशुद्धि पूर्वक ये लिख देते हैं। मैं ही बता देता हूँ यही सही है, आपको कमेंट्स ना भी करें तो भी यही सही है, ये गलत है। ये दरअसल क्या है, इसको चलो क्लास के बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं कि संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर की श्रृंखला में यह 5वां मेगा जॉब फेयर है। इससे पहले कहाँ कहाँ संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित हुए? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, इन 4 संभागों में ये मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुके हैं। अब 5वां कहाँ है? अजमेर। इस फेयर में 21 से अधिक सेक्टर्स की 60 से अधिक कंपनियां आने वाली हैं और उद्देश्य है कि लगभग 14,500 से अधिक रोजगार यहां उपलब्ध कराए जाएं। इसमें करियर गाइडेंस होगा, क्विज प्रतियोगिताएं आदि भी गतिविधियां आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो भी मेगा जॉब फेयर का उद्देश्य है वो यहाँ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए।
अलग अलग सेक्टर की कंपनियां बहुत सारी आने वाली हैं। यहाँ लिखा हुआ है 21 से अधिक सेक्टर, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की 60 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ शामिल होंगी। अगली जानकारी है राइट टू हेल्थ विधेयक, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। विधेयक कब पारित हुआ? विधानसभा से 21 मार्च 2023 को, और अब राज्यपाल द्वारा भी इसको अनुमोदित कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो भी अस्पताल हैं वो मरीज के इलाज के लिए मना ना करें, यानी कि मरीज को अधिकार है अपना इलाज करवाने का, तो चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इस विधेयक में कोशिश ये की गई थी कि किसी भी आधार पर मरीज को इलाज के लिए ना किया जाए। अभी क्या हुआ है, लगभग 98% जो निजी चिकित्सालय हैं वो इस विधेयक से बाहर हैं, अभी उनको शामिल इसमें नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने हड़ताल की तो सरकार और उनकी जो वार्ता हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि कुछ बहुत बड़े अस्पताल, कुछ बड़े अस्पताल ये छूट देते देते लगभग 98% जो निजी अस्पताल हैं वो इससे बाहर हैं। तो एक तरह से डॉक्टर इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जो कि निजी अस्पताल वाले चिकित्सक थे। सरकार कह रही है कि अभी हमारा ध्येय था कि विधेयक को एक बार पारित कराया जाए और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम इन अस्पतालों को भी इसमें शामिल करना शुरू करेंगे, ताकि निजी अस्पतालों में भी आम जनता को इलाज कराना संभव हो सके और अपने स्वास्थ्य का उनको अधिकार मिले। दरअसल से स्वास्थ्य का अधिकार कहना भी एक तरह से, क्योंकि यहाँ इलाज का अधिकार है, तो राइट टू हेल्थ के बजाय राइट टू ट्रीटमेंट कहना ज़्यादा सही है। फिर भी राइट टू हेल्थ इसका नाम रखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या विवरण है। कानून में इमरजेंसी की स्थिति में इलाज का खर्चा अगर संबंधित मरीज है वो ना उठा पाए, तब राज्य सरकार द्वारा इसका खर्चा वहन किया जाएगा। आगे जानकारी, विधेयक के तहत एक प्राधिकरण, कौन सा? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एक प्राधिकरण का भी प्रावधान है, ताकि अगर कोई शिकायत है तो यहाँ अपील की जा सकती है। फिर आगे है, बड़े अस्पतालों को राज्य स्तरीय द्वारा कुछ रियायती दर पर जमीन देने का प्रावधान है। पता भी होगा आपको, अस्पताल जब निजी अस्पताल भी अगर है तो अगर अस्पताल खोलने के लिए किसी को ज़मीन चाहिए तो सरकार उसमें रियायत देती है कई बार। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है, किनको? जिनको सरकार ने रियायत दी है। अब राज्य के निवासियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्योंकि नाम रखा गया है स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। रोग की प्रकृति जानने का, कि किस तरह का रोग है, किस कारण से हुआ, कौन कौन सी जांच इसमें कराई जानी चाहिए, और रोगी की देखभाल, इन सभी का अधिकार रोगी को दिया गया है। उपचार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कितने प्रतिशत संभावना है, क्या उसके केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी जटिलताएं कितनी हैं, खर्चा उसका कितना आएगा, इन सभी को या इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मरीज को होगा। ओपीडी और आईपीडी, यानी कि ओपीडी मतलब क्या होता है? जब पेशेंट भर्ती ना हो अस्पताल में आता है, डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाता है, डॉक्टर दवाइयाँ लिख के उसको फ्री कर देता है, उसको कहा जाता है ओपीडी पेशेंट एक तरह से। आईपीडी जब पेशेंट एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, तो चाहे ओपीडी सिस्टम हो या आईपीडी सेवाएं हो, चिकित्सा का कोई परामर्श हो, डॉक्टर से केवल मिलकर बात करनी हो कि मुझे इस केस में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कोई दवाई, रोग के निदान, आपात में परिवहन यानी कि एम्बुलेंस वगैरह, और आपातकाल में रोगी की देखभाल निःशुल्क और बिना पूर्व भुगतान के उपलब्ध कराने का अधिकार। यानी कि जो जो हॉस्पिटल अब इसमें शामिल हो जाएंगे वो इस बिहाफ पे नहीं कह सकते कि पहले फीस जमा कराओ फिर आपका उपचार किया जाएगा, अब वो नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे हॉस्पिटल इसमें शामिल ही नहीं है, यानी कि निजी हॉस्पिटल जो है वो शामिल नहीं है। तो जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल अभी इसमें शामिल हैं उन सभी को इसके दायरे में लाया जाएगा, यानी कि वो इस आधार पर रोगी को मना नहीं कर सकते कि पहले आप भुगतान करिए, यानी कि फीस पहले जमा कराइए। आगे, कानूनी मामलों में पुलिस को अनापत्ति या रिपोर्ट के इंतजार में उपचार में विलंब नहीं करने का अधिकार है एक तरह से। मतलब पेशेंट को अधिकार है, अगर कोई पुलिस केस भी है, कोई झगड़े का केस भी है, आपस में कोई मारपीट हुई है, उसमें कोई चोटिल हुआ है, तो कई बार जो निजी हॉस्पिटल हैं ऐसे केस लेने से मना करते हैं। तो अगर वो हॉस्पिटल इस विधेयक के अंतर्गत शामिल है तो वो इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि पहले पुलिस से सर्टिफिकेट लेके आओ, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके आओ, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता। रोगी का मेडिकल जो रिकॉर्ड है, जांच रिपोर्ट है और उपचार का जो खर्चा है, इसके बारे में विस्तृत बिल की जानकारी का पेशेंट को अधिकार होगा। कई बार ऐसा होता है निजी हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है पेशेंट तो उसको नहीं पता होता कि कुल कितना खर्चा होने वाला है, उसको जितना लगता है कई बार उसकी जो कल्पना है, कल्पना कहने से बजाय उसकी जो कैलकुलेशन है, जितना वो एज्यूम करता है कि इतना खर्चा आएगा, उससे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जो कि बिल में बहुत सारे हिडन चार्जेज उसमें होते हैं। तो अब अगर मरीज जानना चाहता है पहले ही कि मेरा कुल कितना खर्चा हो सकता है, क्या क्या उसमें
बिल में उसमें शामिल है, कौन कौन सी सर्विसेज शामिल हैं, तो वो सारी उसको जानने का अधिकार है। देखभाल और उपचार करने वाले व्यक्ति के नाम और उसके जॉब चार्ट के बारे में भी जानकारी का अधिकार है। यानी नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ कौन सा है हॉस्पिटल में, उनका खुद का सर्विस रिकॉर्ड क्या है या उनको एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीज़ें जानने का भी पेशेंट को अधिकार होगा। इलाज एवं देखभाल के दौरान मरीज की जो गोपनीयता है, एकांतता है और जो मानव गरिमा है, इसको बनाए रखने का पेशेंट को अधिकार है। यानी कि पेशेंट कई बार डॉक्टर्स के सामने ऐसी कंडीशन में होता है कि उसकी बॉडी एकदम ओपन होती है, तो वो चाहता है कि उसकी जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहे, मानवीय गरिमा जो है उसका भी सम्मान बनाए रखा जाए। स्वास्थ्य जांच एवं इलाज की दरों की सूचना एवं इलाज के लिए विकल्प की उपलब्धता का भी अधिकार है। यानी पेशेंट जान सकता है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, दूसरे विकल्प क्या क्या है। इलाज के दौरान अन्य अस्पताल चिकित्सक से राय के लिए मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी का अधिकार है। रोग की स्थिति, इलाज के बारे में रोगी की पूरी जानकारी और स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल परिवहन का भी अधिकार है। यानी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर उसको रेफर करने की नौबत आती है तो उसको इस चीज़ का अधिकार है कि जो हॉस्पिटल है वो उसको ये एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड कराए। इलाज के दौरान और उसके बाद किसी शिकायत की सुनवाई और उसका निवारण, इसका भी अधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद अगली जानकारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित क्या होती है? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसका खर्चा उठाते हैं। योजना मैंने आपको बताया 3 तरह की होती है। एक होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, और तीसरी हो गई राज्य क्षेत्र की योजना। तीनों में क्या अंतर है? केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होगी इसमें प्लानिंग से लेकर उसका एग्जीक्यूशन तक, यानी कि योजना कैसे बनाई जाएगी और कैसे उसका धरातल पर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, पूरा का पूरा केंद्र सरकार देखती है। साथ ही पूरा का पूरा खर्चा जो है वो भी केंद्र सरकार उठाती है। उन्हें कहा जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। केंद्र प्रायोजित क्या होती है? केंद्र द्वारा प्रायोजित, यानी कि केंद्र द्वारा एक प्लानिंग की गई है, योजना बनाई गई है, लेकिन अब उसका जो खर्चा है वो केंद्र और राज्य, क्योंकि केंद्र यानी कि कहने का मतलब भारत सरकार या भारत कोई अलग से तो कुछ है नहीं, भारत दरअसल राज्यों से मिलकर ही बना है। तो केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी किसी ना किसी राज्य में ही जाएगी। तो इस योजना में केंद्र सरकार उस राज्य के साथ मिलकर काम करती है, यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर उसका खर्चा उठाते हैं। इसमें जो प्रशासनिक मशीनरी होगी, यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे वो राज्य सरकार के ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। खर्चा भी पूरी तरह से केंद्र और राज्य द्वारा बांटा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इसको 60 और 40 के अनुपात में बांट लिया जाता है, यानी 60% केंद्र द्वारा, 40% राज्य द्वारा। कई बार कुछ ऐसे जो रिमोट एरिया हैं, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है, वहां केंद्र सरकार इसका ज़्यादा खर्चा उठा लेती है। कई बार ये 90 और 10 भी होता है। कहने का मतलब ये अनुपात चेंज हो सकता है, कई बार 50-50 भी होता है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खर्चा उठाते हैं। उसे कहा जाता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। और तीसरी है राज्य क्षेत्र की योजना, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसमें केंद्र सरकार उनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं करती। जैसे कि अभी राजस्थान में चल रहा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये राज्य सरकार की एक योजना है। अब हम आते हैं हमारी योजना पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र और राज्य इसमें दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं। कब प्रारंभ हुई योजना? 13 जनवरी 2016 को। उद्देश्य क्या है? फसल खराब होने की स्थिति में किसान को व्यापक बीमा कवर प्रदान करना। कुल मिलाकर फसल का बीमा कवर प्रदान करती है योजना, जैसा कि नाम में भी पता चल रहा है। अब बीमा किस्त कौन सी फसल पर कितना है? तो खरीफ की फसल पर 2% और रबी की फसल पर 1.5%। वाणिज्य या बागवानी फसल है तब 5% बीमा किस्त भरी जाएगी। और किसान की देयता के बाद जो बची हुई बीमा किस्त है उसकी लागत का वहन कौन करेगा? राज्य और केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में मिलकर करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना ये हुई। खरीफ की फसल का 2%। कई बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में, आपको ये याद रखने हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल पर कितना प्रतिशत है? तो 2%। रबी फसल पर 1.5%। वाणिज्यिक व बागवानी फसल पर 5% बीमा किस्त किसान की देयता होती है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, यानी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये इसी योजना के बारे में एक सरकार का ऐड है, यानी कि केंद्र सरकार का। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री का फोटो है। राज्य सरकार की अगर योजना होती तो मुख्यमंत्री का फोटो होता, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है कि 20-21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपके
जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या अजमेर? क्या होगा इसका उत्तर, बताएं कमेंट्स में। और इसके बाद जो पिछले कुछ दिन से हम डिस्कस कर ही रहे हैं, 5 मई को आपका शुरू होने वाला है लाइब्रेरी स्पेशल 3rd बैच जो RAS एग्जाम के लिए है, जिसमें जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीटें निर्धारित हैं और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद शुरू में जो बात अधूरी रह गई थी, क्या श्रृंखला और कई बार ऐसा लिखा भी मिलता है आपको, श्रृंखला और कई बार ऐसा, तो इन तीनों में क्या अंतर है? ये दरअसल आपको ये समझना है, ये है शा और इसमें अगर हम लगा दें रा तो बनता है ये, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे, ये है शा और इसमें री, ऋषि जो है अगर वो लगा दें मात्रा तो ये बन जाएगा श्री, तो ये क्या बन जाएगा? ये। तो श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है जिसमें ये शाह है और इसमें री है, ये रा नहीं है, ये है श्रृंखला, ऐसे लिखा जाता है। हम लोग कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं जो एकदम ही गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता। ये कोई शब्द ही नहीं होता, यानी ये कोई अक्षर ऐसा होता ही नहीं जिसमें रा भी हो और री भी हो। क्या आपने श्रा के अलावा और कभी कोई ऐसा शब्द देखा है? क्या आपने देखा है जैसे कि हम लिखते हैं प्रबल या पृथक या प्रताप, तो आपने ऐसे देखा है कि ये रा भी है और ये भी है? क्या ऐसा संभव है? या और कोई भी शब्द जिसमें रा भी और री भी ऐसे दोनों हो, तो ये संभव नहीं है, यानी कि ये शब्द एकदम अशुद्ध है। ये श्रृंखला में तो गलत है, लेकिन ऐसे शब्द तो मिलते हैं जैसे कि श्री हम लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, तो ये वाला जो शब्द है यानी कि शा और रा, ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है, ये कहीं भी किसी भी शब्द में इस्तेमाल नहीं हो सकता। श्रृंखला हम ऐसे लिखते हैं, श्री हम ऐसे लिखते हैं, यानी ये एग्जिस्ट करता है, ये अक्षर ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।